हाँ जी बच्चों, एफएम में नया चैप्टर शुरू करना है हम लोगों को। चैप्टर का नाम आपको दिख रहा होगा, क्या है चैप्टर का नाम? लेसन नंबर 4 है। बहुत लंबा नाम है, सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको हम लोग प्यार से शॉर्ट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल के चलेंगे। क्या बोल के चलेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए, अभी आपने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेज एनालिसिस, जिसमें केवल लेवरेज का टॉपिक अभी मैंने आपको पढ़ाया है, कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया, वो भी खत्म नहीं हुआ। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बाद में पढ़ाऊंगा कैपिटल स्ट्रक्चर। सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूं जानबूझ करके, ताकि बेस क्लियर रहेगा तो आगे समझ में आएगा। अच्छा, एक बात बताओ, मान लो आपने सोचा, आपका एक सपना है, आपको कोई व्यापार कोई शुरू करना है, कोई बिजनेस शुरू करना है। बिजनेस शुरू करने के लिए क्या चाहिए होगा? क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं भाई। बेसिकली मेनली रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है? कैपिटल, पैसा चाहिए। है तो रिक्वायरमेंट्स और भी, लेकिन मेन रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो कोई भी व्यापार शुरू करना है तो कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि किसी में कम पैसा चाहिए और किसी में ज्यादा पैसा चाहिए, डिपेंडिंग किस तरीके का आप बिजनेस करना चाहते हैं। जो पैसा आपको चाहिए वो कैसे आ सकता है, कहां कहां से आ सकता है, क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं? मे बी इक्विटी शेयर्स इशू करके पैसा आ सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके पैसा आ सकता है, डिबेंचर्स इशू करके पैसा आ सकता है, बैंक से आप लोन ले सकते हैं, टर्म लोन ले सकते हैं, फॉरेन से फंडिंग करा सकते हैं। तरीके तो बहुत सारे हैं पैसा लेने के। आप जहां से भी पैसा लेके आएंगे, इक्विटी शेयर से लाएंगे, प्रेफरेंस शेयर से लाएंगे, डिबेंचर, कहीं से भी पैसा लेके आएंगे, जो भी आपको पैसा देगा, जो इन्वेस्टर होगा, जो आपको पैसा दे रहा होगा, बदले में उससे कुछ चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक से लोन लेके आए तो बैंक को बदले में चाहिए होगा इंटरेस्ट। प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बदले में चाहिए प्रेफरेंस का डिविडेंड। यानी हर एक इन्वेस्टर जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा होगा, उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, कुछ इच्छाएं होंगी, बदले में उसको कुछ रिटर्न चाहिए होगा। उसने अपना पैसा कमाया है और आप क्या इन्वेस्ट कर रहा है, भले किसी भी फॉर्म में कर रहा है, जो उसके लिए रिटर्न है, जो उसके लिए इनकम है। मान लो आप डिबेंचर होल्डर को, आपने डिबेंचर इशू किया, तो डिबेंचर होल्डर को क्या चाहिए? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट उसके लिए इनकम है। जो उसके लिए इनकम है वो कंपनी के लिए कॉस्ट है, एक्सपेंस है। देखो, इस दुनिया में एक बात तो हमेशा याद रखना, ये जो हम लोग चल रही दुनिया, दुनिया गोल है। हर एक कमाई, अगर किसी चीज के लिए कोई इनकम है, किसी भी इंसान के लिए कोई इनकम है, तो दूसरे के लिए वो एक्सपेंडिचर है। आप जब बड़े हो जाएंगे, मान लीजिए आपने कहा हम जॉब करते हैं, आपका बढ़िया 1 करोड़ का पैकेज लग गया, है ना? बोलो तो अच्छा अच्छा बोलो। तो मान लीजिए 1 करोड़ का पैकेज लग गया, तो आपके लिए तो इनकम है, लेकिन जो आपको 1 करोड़ दे रहा होगा उसके लिए वो क्या है? एक्सपेंस है। जाहिर सी बात है, कंपनी के लिए अगर हम मान लें, तो कंपनी जहां से पैसा ला रही है, जो इंसान पैसा कंपनी को दे रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है कंपनी में, उसको जो चाहिए वो उसके लिए इनकम है। उसको बदले में ब्याज चाहिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड चाहिए। कंपनी के लिए है कीमत, एक्सपेंस, कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर का नाम, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम जो कैपिटल ला रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अपने आप को कंपनी मान लो, आप जो कैपिटल ला रहे हो, कंपनी जो कैपिटल ला रही है, उसके बदले में क्या देना पड़ेगा, वो है कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये चैप्टर हमें वेरियस सोर्सेस की कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सिखाएगा। ये चैप्टर हमें सिखाएगा कि अगर हम प्रेफरेंस शेयर इश्यू करते हैं तो मेरी क्या कॉस्ट आएगी, मेरे लिए खर्चा, सामने वाले के लिए इनकम, कंपनी के लिए खर्चा। डिबेंचर इशू करके पैसा लाते हैं तो क्या कॉस्ट आएगी, बैंक से लोन लाते हैं तो क्या कॉस्ट आएगी, इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो क्या कॉस्ट होगी, रिटेन अर्निंग अपने रिजर्व्स को यूज करते हैं तो क्या कोई कॉस्ट होगी कि नहीं होगी?
हमको ये अलग अलग सोर्सेस की कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सिखाएगा। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग नॉर्मली पढ़ेंगे। अच्छा, कंपनी को कौन से सोर्सेस से पैसा लाना चाहिए? जिन सोर्सेस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा आ रही हो, कंपनी के नजरिए से बताना, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को कहां से पैसा लाना चाहिए? जहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा आ रही हो कि कम आ रही हो? कम आ रही हो, जहां पे कॉस्टिंग कम है वही वहां पे से पैसा लाना चाहिए। आपने छोटे से एक चीज पढ़ रखी है, इक्विटी शेयर से रिलेटेड। आपने पढ़ रखा है कि इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वही ओनर होते हैं, कुछ गलत नहीं पढ़ा। ये भी पढ़ रखा है कि आखिरी में अगर कुछ बचता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर का होता है, नहीं बचता है तो नहीं होता है। कोई हमारी इक्विटी वालों से परमानेंट कमिटमेंट तो होती नहीं है साहब कि हम आपको इतने डिविडेंड देंगे ही देंगे, कोई कमिटमेंट नहीं। कमाया तो आपका, नहीं कमाया तो आपका। यानी इक्विटी से हमको कोई प्रेशर नहीं होता, ऐसा आपने पढ़ा है। जो आपने पढ़ा है वो यही है, लॉ तो यही है। लेकिन मैं आपको सिक्के का दूसरा पहलू जरा समझाना चाहता हूं, क्योंकि हम आपको एफएम समझा रहे हैं। जरा 2 सेकंड के लिए आप लोग एज्यूम करिए कि आपकी जेब में 1 लाख रुपीज रखें। 1 लाख रुपए आपकी जेब में है, थोड़ी देर के लिए मानिए, दिल को अच्छा लगेगा मान के देखो, चलो माना। और आप उस 1 लाख रुपए को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो। अलग अलग ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है बैंक में आप एफडी करा सकते हैं, किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद सकते हैं, किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स खरीद सकते हैं, किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीद सकते हैं। अलग अलग आपके पास ऑप्शंस हैं। उस 1 लाख को आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपने देखा कि बैंक में एफडी का रेट चल रहा है 6%। ऐसे मैं एज्यूम कर रहा हूं 6% का रेट चल रहा है, कि आपने सोचा कि अगर एफडी कराएंगे तो 6% ब्याज मिलेगा। लेकिन आपका एफडी कराने का मन नहीं है, आपका मन है हम एक काम करते हैं, हम इक्विटी शेयर्स खरीद लेते हैं। जरा एक बात बताना, अगर हम कंपैरिजन करें एफडी में और इक्विटी शेयर्स में, तो रिस्क किस में ज्यादा है? जाहिर सी बात सभी को पता है, इक्विटी शेयर्स में रिस्क का कंपोनेंट ज्यादा है। आप एक कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदने वाले, वो कंपनी आपसे कह रही है खरीद लीजिए सर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम बदले में कोई रिटर्न आपको नहीं देंगे, क्योंकि हमारी कोई कमिटमेंट नहीं है। कंपनी एक्ट भी हमसे कहता है देना हो तो दो, नहीं देना हो तो मत दो। हम नहीं सर, कमा नहीं पाएंगे आपके लिए, नहीं देंगे। आप लॉफुली उससे मांग भी नहीं सकते। करेंगे इन्वेस्टमेंट, करेंगे। 1 लाख रुपए आपका अपना है, खून पसीने से कमाया है, ठीक है ना। बैंक की एफडी में 6% मिल रहा है, कंपनी के इक्विटी शेयर में वो कह रहे हम नहीं दे पाएंगे। करेंगे इन्वेस्टमेंट? क्यों नहीं करोगे? अरे तुम लोग ने तो लॉ पढ़ रखा है, तुम लोग ने तो पढ़ रखा है, दे तो अच्छा ना दे तो अच्छा, क्यों नहीं करोगे? अरे भैया मेहनत की कमाई है, ऐसी जगह लगाएंगे जहां बदले में रिटर्न मिलेगा। अच्छा कंपनी कह रही ठीक है देंगे, लेकिन हम 4% का रिटर्न दिया करेंगे। अब बाकी कोई एप्रिसिएशन नहीं, हमारे शेयर के दाम भी जो है वही रहेंगे, बड़े बढ़ेंगे नहीं, डिविडेंड भी 4% दे पाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं। करोगे इन्वेस्टमेंट? अब भी नहीं करने वाले। अच्छा 6% देंगे, जितना एफडी में उतना ही हमसे भी ले लो, चलो। अब भी नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले, मना क्यों कर रहे हो ये तो बताओ। आप कहोगे भैया अगर 6% चाहिए तो तुम्हारे यहाँ क्यों लगाए, बैंक में एफडी करा करके घर पे बैठ के तारक मेहता नहीं देखेंगे? इक्विटी शेयर में लगा करके क्यों अपनी जान सुखाएंगे? रिस्क ज्यादा है, कल को डूब गई कंपनी। यानी आप तब वहां इन्वेस्ट करोगे जब वो आपको रिटर्न एफडी के कंपैरिजन में, डिबेंचर्स के कंपैरिजन में, प्रेफरेंस शेयर्स के कंपैरिजन में रिटर्न ज्यादा देगा, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क इक्विटी में। इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं कि इक्विटी शेयर होल्डर की भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो किसी भी कंपनी में अगर इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बदले में उनकी भी एक्सपेक्टेशन है, और बल्कि ज्यादा ही है, बाकी सोर्सेस के मुकाबले उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। मैं एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूं, उम्मीदें ज्यादा है। उन्होंने ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ आपकी कंपनी में इक्विटी शेयर खरीदे थे, क्योंकि रिस्क ज्यादा थी। हर एक इन्वेस्टर रिस्क और रिटर्न को तोलता है। वो कहता है भाई रिस्क ज्यादा है, ठीक है, लेकिन रिटर्न की उम्मीद ज्यादा लग रही है। आप तभी लगाओगे जब वहां पे रिटर्न ज्यादा आपको लग रहा होगा मिलेगा। कमिटमेंट तो वो नहीं कर रहा। इक्विटी शेयर के साथ हमारा कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कि हम आपको इतना देंगे ही देंगे, ये ब्याज नहीं है।
हाँ, लेकिन आप पास परफॉर्मेंस देखते हो, आपको लगता है बढ़िया कंपनी है, अच्छा नाम है, अच्छा कमा रही है, लगाते हैं यार, शेयर के दाम भी बढ़ेंगे, बढ़िया 4 पैसा डिविडेंड भी मिलेगा, एफडी में 6% मिलना है, यहाँ 12-15% मिल जाएगा, ठीक है कमा लेते हैं, तभी लगाओगे। एक और सिनेरियो लेते, आपने लगा दिया पैसा, आपको सब कुछ अच्छा लग रहा था, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आपने सोचे, प्रेडिक्ट करे, सब कुछ बहुत बढ़िया लगा आपको, आपने पैसा लगा दिया, लेकिन वो कंपनी आपकी एक्सपेक्टेशन जितना परफॉर्म नहीं कर पाई। वो कंपनी उस साल जितना आपने सोचा था आपके लिए नहीं कमा पाई, नहीं दे पाई, मान लो थोड़ी देर के लिए आपको कुछ रिटर्न नहीं दे पाई। अब आप क्या होगे? दुखी होगे कि पार्टी करोगे? क्या करोगे? जाहिर सी बात है दुखी होगे। क्यों दुखी होगे? जितना एक्सपेक्टेशन थी वो मीट नहीं कर पाई, तो आपको बेकार लगेगा। ये दुनिया है साहब, यहाँ दुनिया में इंसान एक इंसान का नहीं, भाई भाई का नहीं, अगर एक्सपेक्टेशन मीट ना हो तो। आप तो फिर भी कंपनी में पैसा लगा रहे थे अपने खून पसीने का। अब क्या आपके पास चारा क्या है? कंपनी पे केस कर दोगे? क्या करोगे? केस तो कर नहीं सकते, कोई बाइंडिंग तो था नहीं, कंपनीज एक्ट ने कहा था नहीं कमा पाया तो क्या दिक्कत है? क्या करोगे? चारा है क्या? कोई चारा है कि बस बर्बाद हो गए? क्या चारा है? उस कंपनी के शेयर बेच दोगे, किसी दूसरी कंपनी जो अच्छी परफॉर्म कर रही होगी उसके खरीद लोगे? करोगे कि नहीं? जाहिर सी बात। अच्छा, वो केवल आप ही कर रहे होगे, आप ही उस कंपनी के शेयर बेच रहे होगे, कि जितने इक्विटी शेयर होल्डर है ज्यादातर लोग बेच रहे होंगे? ज्यादातर लोग, क्योंकि एक्सपेक्टेशन मीट ही नहीं कर पाई, कंपनी परफॉर्म ही नहीं कर पा रही है। जब शेयर बिकना शुरू होंगे, यानी मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी। छोटे में आपने इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ा। जब सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड उतनी होगी नहीं, तो अपने आप कंपनी के शेयर के दाम क्या होना शुरू होंगे? कम होना शुरू होंगे, प्राइसेस गिरना शुरू होंगे। क्या कोई भी कंपनी ये चाहेगी? क्या किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट ये चाहेगा कि उसके शेयर के दाम गिरना शुरू हो? नहीं। यानी अगर आपको अपने शेयर के दाम मेंटेन रखने हैं या ज्यादा ही करने हैं, हर कंपनी की चाहत है कि उसका शेयर अगर आज 100 का चल रहा है तो कल 200 का हो जाए, 500 का हो जाए, 1000 का हो जाए। अगर आपको ऐसा करना है तो कहीं ना कहीं आपको शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना पड़ेगा। इसका मतलब, अगर मैं थियोटिकली बात हटा दूं, प्रैक्टिकली बात करूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, प्रैक्टिकली सोचना भूल जाओ लॉ क्या कहता है, प्रैक्टिकली क्या मैं ये कह सकता हूं कि इक्विटी शेयर होल्डर की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, उनको कोई रिटर्न नहीं चाहिए? नहीं, उनको चाहिए, बल्कि उनको लोगों से ज्यादा चाहिए। आप नहीं दे पाओगे तो वो बेच देंगे आपका शेयर, कंपनी के दाम गिरने लगेंगे। एक नौबत ऐसी आएगी जब कंपनी के शेयर कोई खरीदने को तैयार नहीं होगा। और एक और एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज करो मेरी कंपनी चल रही है, आपने अपना पैसा लगा दिया, हमारी कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, कल को हमारी कंपनी में और पैसों की जरूरत पड़ी, हमें अपनी कंपनी का एक्सपेंशन करना है, और पैसों की जरूरत है। हम मार्केट में जब जाएंगे, लोगों से शेयर्स कहेंगे खरीद लो हमारी कंपनी, में पैसों की जरूरत है, लोग शेयर खरीदेंगे? कहेंगे अरे नहीं, बेकार कंपनी है। यानी परफॉर्मेंस तो चाहिए ही। इसका मतलब ये हुआ, मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, आप बताना ट्रू की फॉल्स। इक्विटी शेयर हैज नो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इक्विटी शेयर की कोई कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं होती। फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? होती है, उनकी एक्सपेक्टेशन है, जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो कंपनी के लिए कॉस्ट है। प्रेफरेंस शेयर की क्या होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल? प्रेफरेंस का जो डिविडेंड दे रहे हैं, एक तरीके से वो भी फिक्स कमिटमेंट ही होती है कि हम आपको फॉर एग्जांपल 14% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तो 14% प्रेफरेंस शेयर मींस हम 14% डिविडेंड देंगे। डिबेंचर वालों को ब्याज देते हैं, बैंक के लोन वालों को ब्याज देते हैं, राइट? ये चैप्टर हमें अलग अलग सोर्सेस की कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सिखाएगा। जब अलग अलग सोर्सेस की सीख लेंगे, जब अलग अलग सोर्सेस की सीख लेंगे, तब यही चैप्टर हमें एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकालना सिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने सोचा कि भैया 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, 1 करोड़ में थोड़ा इक्विटी शेयर से ले लेते हैं, इक्विटी शेयर की मान लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 16%, ऐसे ही मान लिया। थोड़ा प्रेफरेंस शेयर से ले लेते हैं, उनकी है 12% की, थोड़ा डिबेंचर से ले लेते हैं 8%, थोड़ा थोड़ा पैसा ले लेते हैं। अब मेरे को एक एवरेज भी तो चाहिए होगा कि अलग अलग सोर्सेस की अलग अलग है, तो
ऑन एन एवरेज कितना है, यानी जिसको हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। बचपन में आपने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो नहीं निकाली होगी, लेकिन वेटेड एवरेज बहुत जगह पे निकाला होगा, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। वैसे ही कुछ करके हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे कि आखिर हमको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन एन एवरेज पड़ कितनी रही है, अलग अलग सोर्सेज के अलग अलग है, तो हमें पड़ कितनी रही है। मान लो हमें पड़ रही है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14% की, ऐसे एज्यूम कर लिया कि जब हमने एवरेज निकाला अलग अलग सोर्सेज का, तो हमें पता चला हमारी कॉस्ट आ रही है 14% की। हम कंपनी है, हमारी कॉस्ट आ रही है 14% की, और हम जो पैसा लाने वाले हैं उस पैसे से हम व्यापार शुरू करेंगे पेन बनाने का। मेरी कंपनी जो अलग अलग सोर्सेस से पैसा लाएगी, उस पैसे को इन्वेस्ट करेगी पेन बनाने के बिजनेस में, और पेन बनाने में मेरे को लग रहा है मेरे को रिटर्न मिलेगा, मेरी कंपनी कमा पाएगी 10%। सोर्सेस की कॉस्ट आ रही है 14% की, और हमें लग रहा है कि हम पेन बना पाएंगे और कमा पाएंगे 10%। बताइए ऐसा काम करें कि ना करें? ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप सही बता रहे, क्यों नहीं करना चाहिए? जाहिर सी बात है सर, कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है, कंपनी के नजरिए समझिए कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है, और उस पैसे को जहां इन्वेस्ट करेंगे वहां कमाएंगे कम, तो नुकसान में जाएंगे। कम से कम इतना तो कमाएं, बल्कि इससे ज्यादा ही कमाएं, नहीं ज्यादा तो इतना तो कमाना पड़ेगा। किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें कि ना करें, कंपनी किसी प्रोजेक्ट, एक हो गया पैसा लाना और एक हो गया इन्वेस्ट करना। पैसा लाना हमें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाई देता है, सोर्सेस कहां से पैसा आया, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, सोर्सेस। उसको जहां इन्वेस्ट करते हैं वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाई देता है। कहीं पे पैसा ला के इन्वेस्ट करें कि ना करें, ये हमें बताता है, एक चैप्टर आएगा हमारे एफएम में, लेसन 2, कैपिटल बजटिंग का। लेकिन वो चैप्टर मैं आपको तब तक नहीं पढ़ा सकता, समझा करके तब तक नहीं पढ़ा सकता जब तक मैं आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं निकालना सिखा दूं, इसका मतलब ना समझा डालूं। क्योंकि जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सीख लेंगे तभी तो मैं कंपेयर कराऊंगा कि बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतनी है, हम इससे कमा पाएंगे इतना, ज्यादा कमा पाएंगे तो आप कहेंगे कर लो, कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर में आप कहेंगे बिजनेस कर लो सर ये वाला, और अगर मैं कहूंगा मैं इससे कम कमा पाऊंगा तो आप कहेंगे नहीं करो। ये समझाने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ाना पड़ेगा। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ लेंगे तो उसके बाद ये पढ़ेंगे कि भाई हमने अलग अलग सोर्सेस की कॉस्ट पढ़ ली, उसके बाद ये पढ़ेंगे कि आखिर हमें जो पैसा चाहिए, मान लो हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो आखिर ये जो 1 करोड़ चाहिए इसमें कितना इक्विटी शेयर से लाएं, कितना प्रेफरेंस शेयर से लाएं, कितना लोन इश्यू करें, कितना डिबेंचर, यानी हमारा कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे। बैलेंस शीट की जो लाइबिलिटी वाली साइड होती है, इक्विटी शेयर, कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर वगैरह, वो स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे, वो हमको बताएगा लेसन नंबर 3 का जो रिमेनिंग पार्ट है, कैपिटल स्ट्रक्चर। जब तक ये नहीं पढ़ाएंगे वो कैसे पढ़ाएं? शुरुआत लेवरेज से इसलिए करी क्योंकि जब हम लोन वगैरह पे पैसा लाएंगे तो बदले में ब्याज देंगे, डिबेंचर इशू करेंगे बदले में ब्याज देंगे। ये जो ब्याज होता है ये एक तरीके की फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट होती है, इससे निकलता है फाइनेंशियल लेवरेज। तो थोड़ा सा वो ज्ञान मिल जाए, एक बेसिक नॉलेज हो जाए, उसके बाद यहाँ पे समझ पाए आप लोग। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं, देर किस बात की है। तो चैप्टर का पूरा नाम है सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्यार से हम लोग इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल लेते हैं। आइए पढ़ा जाए। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। बिना फाइनेंस के, बिना पैसे के बिजनेस नहीं चल सकता। इट इज ऑफ वाइटल सिग्निफिकेंस फॉर मॉडर्न बिजनेस विच रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल। यार आज की तारीख में वो बिजनेस जिसमें पैसा ज्यादा चाहिए, उसके लिए फाइनेंस तो सबसे ज्यादा जरूरी है। हमको और आपको जो चीज रोकती है आगे बढ़ने से, हम भी बन सकते हैं मुकेश अंबानी, आप भी बन सकते हैं, लेकिन रोक क्या रहा है? पैसा, ठीक है ना। फंड्स रिक्वायर्ड फॉर ए बिजनेस मे बी क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। देखिए हमें जो भी पैसा चाहिए होता है बिजनेस के लिए, उसमें से कुछ पैसा लॉन्ग टर्म टाइम के लिए चाहिए होता है, कुछ शॉर्ट टर्म टाइम के लिए चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये पेन बनाने के लिए बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। इस पेन बनाने के लिए जो मेरे को मशीन खरीदनी होगी, लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए होगी, जो भी और एसेट्स खरीदने होंगे, इन सब के लिए मैं लॉन्ग टर्म पैसा लाऊंगा। लॉन्ग टर्म मतलब जहां से भी लाऊंगा, बैंक से लोन या जो भी लाऊंगा, डिबेंचर इशू करूंगा, तो एक लॉन्ग टर्म टाइम के लिए उनसे मांग के लाऊंगा कि मैं आपसे पैसा 10 15 20 साल के लिए ले रहा हूं, क्योंकि एसेट में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं। इसके अलावा इस पेन को बनाने के लिए मेरे को रॉ मटेरियल खरीदना होगा, लेबर को पैसा देना होगा,
तब जाके ये पेन बनेगा, फिर ये पेन बिकेगा तो पैसा मिल जाएगा कहीं से। जो पेन को बनाने के लिए रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने के लिए पैसा चाहिए, वो मैं शॉर्ट टर्म लाऊंगा। शॉर्ट टर्म क्यों लाऊंगा? शॉर्ट टर्म कुछ टाइम के लिए, 2 4 6 महीने, 5 महीने, 8 महीने के लिए पैसा ले आऊंगा, उसकी मदद से पेन बनाऊंगा, पेन बिक जाएगा, पैसा वापस कर दूंगा, ब्याज उतने टाइम का देना पड़ेगा। तो कुछ हमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है हर व्यापार में, और कुछ चाहिए होता है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए हमें जो पैसा चाहिए होता है, उससे ये चैप्टर डील नहीं करेगा। उसके लिए एफएम में आप अपने इसी में ही एक चैप्टर पढ़ेंगे, लेसन 7 पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल का। वो चैप्टर बताएगा कि शॉर्ट टर्म का पैसा कहां से लाएं, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट में लगाने के लिए जो शॉर्ट टर्म पैसा ला रहे हैं, करंट लायबिलिटी, वो कहां से लाएं, कितनी लाएं। क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही क्या था बताना जरा? लॉन्ग टर्म फाइनेंस, जो पैसा लंबे समय के लिए लेकर के आ रहे हैं। तो कह रहे हैं इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। हम केवल लॉन्ग टर्म के लिए ही बात करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए लेसन 7 होगा, ठीक है। फाइनेंस फॉर ए लॉन्ग पीरियड इज रिक्वायर्ड। क्यों चाहिए होता है लॉन्ग टाइम के लिए पैसा? फॉर परचेजिंग फिक्स्ड एसेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा। अच्छा, अगर मान लो इसके लिए भी हम शॉर्ट टर्म में पैसा ले आए, मान लो हमें जमीन खरीदनी थी या मशीन खरीदनी थी, हम बैंक से जाके शॉर्ट टर्म में पैसा ले आए, बैंक से कहा हमने 6 महीने बाद वापस कर दूंगा, तो क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम क्या है इसमें? अरे कुछ तो बोलो। मशीन खरीदने के लिए या जमीन खरीदने के लिए हम शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लिया 6 महीने, हमने कहा 6 महीने बाद पैसा वापस कर देंगे, दिक्कत क्या होगी? कहां से वापस करेंगे? 6 महीने बाद जब बैंक मांगने आएगा हम देंगे कहां से? हमने तो जो मशीन खरीदी है वो मशीन बेचने के लिए थोड़ी ना खरीदी, मशीन तो पेन बना करके बेचेंगे ना मशीन से। लैंड बेचने के लिए थोड़ी ना खरीदी, फैक्ट्री बनाने के लिए खरीदी है। तो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ले आएंगे तो वापस कहां से करेंगे? फाइनेंशियल क्रच आ जाएगा भाई, बेचना पड़ेगा, जबरदस्ती लैंड बेचने के पैसा रिकवर करना पड़ेगा, देना पड़ेगा उनको, बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, जो लॉन्ग टर्म जहां पे जमा करना है, जहां लंबे समय के लिए पैसा चाहिए, वहां सोर्स भी तो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। तो लिखा है कि फाइनेंस लॉन्ग टर्म के लिए काहे के लिए चाहिए? एसेट खरीदने के लिए, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा। इसके अलावा इवन अ पोर्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल which is required to meet day to day expenses is of permanent nature। बहुत अच्छी लाइन लिखी है, इसको मैं आपको समझाता हूं, एक एग्जांपल समझाता हूं, समझना। मान लो मेरी एक शॉप है। किस चीज की शॉप है? मान लो मेरी एक अम्ब्रेला की शॉप है, सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका। एक मेरी छातों की दुकान है, ठीक है, छाते ही छाते रहते हैं। सबसे ज्यादा अम्ब्रेला कौन से सीजन में बिकते होंगे? रेनी सीजन में। रेनी सीजन के बाद थोड़े बहुत समर में, और विंटर में तो ना के बराबर, ठीक। अब जरा एक बात बताना, जब विंटर सीजन आता होगा तो क्या मैं अपनी छाते की दुकान बंद कर देता हूँ? मेरा केवल काम ही इसी चीज का है, मेरा काम ही छाते की दुकान का। जनरलगंज में मेरी शॉप है छाते की दुकान, तो क्या विंटर के सीजन में छाते की दुकान बंद करके समोसा बेचूंगा? नहीं, शॉप तो 12 महीने ओपन रहेगी। विंटर के सीजन में भी कुछ छाते तो टंगे रहेंगे, ताकि सामने से कोई कस्टमर निकले तो उसको पता रहे कि ये काय की दुकान है, छाते की, देखेगा छाते टंगे हुए तो छाते की दुकान। हाँ, वो बात अलग है, जब रेनी सीजन आएगा तो मैं स्टॉक ज्यादा भर लूंगा, क्योंकि वो मेरा मेन सीजन है, सारी वैरायटीज के छाते, किसी में लड़का लड़की बने हुए हैं, किसी में दिल बना हुआ है, जैसी भी जैसी डिमांड होगी हर तरीके के छाते बना लूंगा, रख लूंगा। अब जरा समझो, जो छाते मैंने रेनी सीजन में अलग अलग वैरायटी के भरे, उन छातों को खरीदने के लिए मैं शॉर्ट टर्म पैसा लाऊंगा। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म पैसा लाऊंगा, छाते रखूंगा, रेनी सीजन आएगा, कस्टमर खरीद लेगा, पैसा मिलेगा, लोन वापस कर दूंगा। लेकिन कुछ छाते ऐसे रहते हैं जो 12 महीने रहेंगे। जब वो 12 महीने छाते रहेंगे तो उनके लिए जो मैं पैसा लाऊं, है तो वो भी करंट एसेट ही, स्टॉक है, करंट एसेट, लेकिन उनके लिए अगर मैं शॉर्ट टर्म में पैसा ले आया तो दिक्कत हो जाएगी, मैं वापस कहां से करूंगा? कुछ छाते तो हमेशा चाहिए ना, बिग बिग है तो 100 50 150 छाते तो मैं रखता हूँ, ताकि दुकान में दिखे कि छाते की दुकान है। जैसे शूज की दुकान होती है, शूज की दुकान में आपको खूब सारे डिब्बे दिखते हैं, तभी तो पता चलता है जूते की, चप्पल की दुकान है। वो बात अलग है अंदर खाली हो डिब्बे, हाँ ज्यादातर खाली रखते हैं, कहते दिखाई दे भरे हुए हैं, ठीक है ना। तो भाई जब मैं वो जो छाते रखूंगा तभी कस्टमर्स को पता चलेगा। तो ऐसे छाते जो 12 महीने रहने वाले हैं,
वो तो मेरा रूटीन स्टॉक है, वो तो रहता ही, उतना तो रखता ही हूँ। रेनी सीजन में वो बात अलग है कि 100 का 1000 हो जाता है, लेकिन 100 छाते तो हमेशा रखता हूँ। वो 100 छाते भी मैं परमानेंट से फाइनेंस कराऊंगा। यानी वर्किंग कैपिटल का मेजर हिस्सा तो शॉर्ट टर्म से फाइनेंस होता है, लेकिन कुछ हिस्सा लॉन्ग टर्म से फाइनेंस होता है। आपको पता है, हर एक बिजनेस का हर एक बिजनेस का, क्या कोई भी बिजनेस हो, सीजन होता है हर एक बिजनेस का। छाते का एग्जाम्पल दिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सोप इंडस्ट्री, साबुन, नहाते हैं, बच्चे कह रहे हैं सोप का कैसे कोई सीजन होता है ना बेटा। गर्मी में सोप ज्यादा यूज होता है, सर्दी में कम यूज होता है। सर्दी में कुछ वजह छींटे डाल लेते हैं, और गर्मी में दो दो तीन तीन बार नहाते हैं लोग, कपड़े भी धोते हैं। ठीक है, तो हर एक इंडस्ट्री का सीजन है। पढ़ के देखते हैं। इवन अ पोर्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल which is required to meet day-to-day expenses is of permanent nature. To finance it, we require long-term capital. अगर उसको फाइनेंस करने के लिए किसको, जो पोर्शन वर्किंग कैपिटल का कुछ परमानेंट नेचर का है, उसको हम कहां से फाइनेंस करें, लॉन्ग टर्म कैपिटल से। द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल डिपेंड करती है अपॉन स्केल ऑफ बिजनेस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। कितनी हमें पैसा चाहिए, ये डिपेंड करता है स्केल ऑफ बिजनेस। मतलब बेटा, स्केल ऑफ बिजनेस बोले तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक टाइटन वॉच है, एक सोनाटा वॉच है, ज्यादा कौन सी वॉच बिकती है, टाइटन। टाइटन का प्रोडक्शन ज्यादा, मशीन ज्यादा, रॉ मटेरियल ज्यादा, फैक्ट्री का साइज बड़ा, तो उनको ज्यादा पैसा चाहिए, और सोनाटा को कम पैसा चाहिए। स्केल पे डिपेंड करता है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आप बहुत पसंद भी होती है, मैगी खाते हैं, और एक है, एक और कौन सी है वो, यिप्पी नूडल्स। हो सकता है कोई पसंद हो, लेकिन ज्यादा कौन सी बिकती है, मैगी ज्यादा बिकती है। मैगी का प्रोडक्शन ज्यादा है, यिप्पी का प्रोडक्शन थोड़ा कम है, तो मैगी वालों को ज्यादा कैपिटल चाहिए, यिप्पी वालों को कम चाहिए। स्केल पे डिपेंड करता है। दूसरा, नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है, किस तरीके का नेचर है। हो सकता है आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, उसमें ज्यादा कैपिटल चाहिए। एक इंसान की ट्रेडिंग कंसर्न है, सामान खरीदता है बेचता है, कम चाहिए। एक डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, उसमें और कम चाहिए। क्यों, और क्यों कम चाहिए कैपिटल उनको, और क्यों कम चाहिए, वो जो बेच रहे हैं वो तो उनकी मेहनत है ना। उनको क्या चाहिए, पेन चाहिए, पेपर चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर हल्का चाहिए, बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए, मशीनें नहीं लगानी। लॉन्ग टर्म फाइनेंस के क्या क्या फीचर होते हैं आइए देखें। इट इन्वॉल्व फाइनेंसिंग फॉर, काहे के लिए फाइनेंसिंग कर रहे हैं लॉन्ग टर्म से, फिक्स्ड कैपिटल जो जरूरत है, काहे के लिए, फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट में लगाने के लिए। कहां से लाते हैं सर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, कैपिटल मार्केट से। मतलब सर, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर वगैरह, ये जितने भी पार्ट हैं आपके। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैव ए लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑन द बिजनेस। जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा ला रहे हैं उसका इंपैक्ट भी शॉर्ट टर्म पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म पड़ेगा, लॉन्ग टर्म। तो बहुत सोच समझ के पैसा लाएं, कहां से लाना है, कहां से नहीं लाना है। जनरली लॉन्ग टर्म को हम क्यों यूज करते हैं, यूज फॉर फाइनेंसिंग बिग प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। एक्सपेंशन प्लान्स हैं, अगर कोई हमारे प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, फंडिंग ऑपरेशन है जहां फंडिंग पैसों की जरूरत पड़ती है, ऐसी जगह पे लॉन्ग टर्म फाइनेंस को यूज किया जाता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस की मीनिंग और पर्पस। अ बिजनेस रिक्वायर्स फंड्स टू परचेज फिक्स्ड एसेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। These assets may be regarded as the foundation of a business. यही एक फाउंडेशन, ये बेस है, नींव है बिजनेस की। द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर दीज एसेट इज कॉल्ड, इसके लिए जो कैपिटल चाहिए वो कौन सी कैपिटल चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। और ऊपर आपको बताया, फिर से रिपीट लाइन, ए पार्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल भी परमानेंट नेचर की होती है। जो छाते वाला एग्जांपल दिया, उसमें कुछ छाते हमेशा रहेंगे, तो वो परमानेंट नेचर की वर्किंग कैपिटल है, उसके लिए भी कौन सा पैसा चाहिए, फंड्स रिक्वायर्ड फॉर दिस पार्ट। और दिस पार्ट मतलब जो परमानेंट नेचर का है, उसके लिए भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए। क्या पर्पस होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस का, फिक्स्ड एसेट को फाइनेंस करना। बिजनेस रिक्वायर फिक्स्ड एसेट लाइक मशीन्स, बिल्डिंग, फर्नीचर एसेट्रा। for finance required to buy these asset is for a long period, because वो एसेट आप यूज करेंगे एक लॉन्ग पीरियड के लिए, और रीसेल के लिए नहीं है। हमने आज पेन बनाने की मशीन रीसेल के लिए नहीं खरीदी, मेरा मशीन खरीदने बेचने का व्यापार नहीं है, मेरा पेन का व्यापार है, तो वो रीसेल के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म है। टू फाइनेंस परमानेंट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, बिजनेस इज ए कंटिन्यूइंग एक्टिविटी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
ऐसा तो है नहीं कि आप गुड्स बेच करके फिर बंद कर देंगे बिजनेस, कंटिन्यूइंग एक्टिविटी है। इट मस्ट हैव ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विच वुड बी नीडेड अगेन एंड अगेन। कुछ वर्किंग कैपिटल ऐसी होती है जो बराबर जरूरत पड़ती है। दिस पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज ऑफ फिक्स नेचर और परमानेंट नेचर। दिस रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो मेट। ये भी पैसा हम लॉन्ग टर्म से ही नॉर्मली लेके आते हैं। तो फाइनेंस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अगर आप बिजनेस बढ़ाना चाह रहे, बढ़ाने का मतलब हो सकता है आप एक और मशीन खरीद रहे हो, सकता है एक और यूनिट डाल रहे हो, एक और ब्रांच डाल रहे हो, किसी और तरीके का बिजनेस डाल रहे हो, उसके लिए भी लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म, रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, जो परमानेंटली चाहिए या लॉन्ग पीरियड के लिए चाहिए। कोई डाउट किसी को? नहीं। फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि कितनी आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होंगी? एक हो गया आपका नेचर ऑफ बिजनेस, किस नेचर का बिजनेस है, पढ़ के देखिए। द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द बिजनेस डिटरमाइन करता है फिक्स्ड कैपिटल का अमाउंट। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स ये सब चाहिए, सो इट हैज टू इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर ए लॉन्ग पीरियड। बट एक ट्रेडिंग कंसर्न कह रहा है, से फॉर एग्जांपल, यानी मान लो वॉशिंग मशीन खरीदता और बेचता है, ट्रेडिंग तो समझते हैं ना, खरीदता और बेचता है, उसको एक स्मॉलर अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड चाहिए एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। तो उसको तो कमी चाहिए ना, बिकॉज इट डज नॉट हैव टू बाई बिल्डिंग और मशीन्स। बिल्डिंग थोड़ी ना खरीदनी, फैक्ट्री नहीं बनानी, हमें तो एक नॉर्मल शोरूम चाहिए, मे बी वो रेंट पे भी हो सकता है। ठीक है। नेचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, हम किस तरीके के गुड्स बनाते हैं। इफ ए बिजनेस इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल एंड सिंपल आर्टिकल्स, तो उसको स्मॉलर अमाउंट चाहिए एज कंपेयर टू वन जो हैवी मशीन्स बना रहे हैं, हैवी कंज्यूमर आइटम बना रहे हैं, लाइक कार, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा, जिसमें ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए। ठीक है। टेक्नोलॉजी, आप जो प्रोडक्ट में डील करते हैं उसमें कितनी टेक्नोलॉजी लगती है। टेक्नोलॉजी ज्यादा है तो हो सकता है आपको नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलना हो, उसकी भी तो कॉस्ट आती है। इंजीनियर्स अपॉइंट होंगे, जो भी आप नए सॉफ्टवेयर लेंगे। इन हैवी इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया स्टील वगैरह का, द फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज लार्जर देन इन केस ऑफ ए बिजनेस जो प्रोड्यूस कर रहा है प्लास्टिक जार। जाहिर सी बात है, कह रहे दो कंपनी कंपेयर कर लो, एक स्टील बनाती है, एक प्लास्टिक के जार बनाती है, ज्यादा कैपिटल कहाँ चाहिए होगी? जो स्टील बनाती है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक के जार वाला तो सिंपल टेक्नोलॉजी यूज कर रहा होगा, या गुड्स बना रही हो ऐसी कंपनी जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, लेबर लगा करके, वहां कम चाहिए। जहां मशीन है, परमानेंट टेक्निक है, वहां ज्यादा चाहिए। स्टील का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। देखिए स्टील, वही सरिया वगैरह जो आप समझते हैं, जब प्रोडक्शन होता है ना, अगर मान लो कोई लॉट खराब हो गई तो क्या होगा? उसको दोबारा गला के बनाना पड़ेगा। लेकिन बेटा उतने देर के अंदर जितना मुनाफा होगा वो निकल गया। जब दोबारा गलेगी, दोबारा प्रोसेस में जाएगी, कॉस्टिंग लेके जाएगी वो ना। तो ये डिपार्टमेंट अपने यहाँ रखते हैं, R&D के इन सब जगह पे बड़ी बड़ी कंपनीज में डिपार्टमेंट होते हैं जो ये रिसर्च करते रहते हैं कि कैसे परफेक्ट बने और कम कॉस्ट में बने। ठीक है। इसके अलावा पैसे कहां से आएंगे भैया? पैसों की बड़ी जरूरत है। सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, देखिए जरा दो मेन सोर्सेज बता रहे हैं, एक ओनरशिप की कैपिटल, मालिक का पैसा, और एक बोरोड कैपिटल। ओनरशिप में इन्होंने तीन लोगों को रखा है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब आप सब समझते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और तीसरा रिटेन्ड अर्निंग। ये क्या होती है रिटेन्ड अर्निंग? रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है कि हमने जो पैसा कमाया, मान लो मेरी कंपनी चल रही है बेटा, हमने जो पैसा कमाया उसमें से थोड़ा पैसा दोबारा अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। आज आपको जितने भी लोग दिखते हैं जो बड़े बड़े लोग आप कहते हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो उनका क्या शुरुआत से ही बड़ा बिजनेस खोला होगा? नहीं, उन्होंने छोटा बिजनेस खोला होगा, फिर जो उसमें से कमाया उसमें से कम पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया, बाकी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस थोड़ा बड़ा हुआ। फिर कमाया, थोड़ा यूज किया, बाकी और इन्वेस्ट कर दिया, ऐसे करके तो बड़ा होगा। इसी को कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग मींस, रिटेन्ड अर्निंग को हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से भी जानते हैं। वो पैसा जो हमने कमाया लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, अपनी ही कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। इसके अलावा बोरोड कैपिटल, कहां कहां से? डिवेंचर्स हो सकते हैं, टर्म लोन्स हो सकते हैं, अदर्स में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो ये आपके दो सोर्सेज हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल में यही शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग वगैरह, और एक्सटर्नल में डिवेंचर लोन्स वगैरह। तो एक एक करके जरा पढ़ते हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करते हैं। इट रिप्रेजेंट वो इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस के ओनर्स ने करी है, वही ओनर्स होते हैं अल्टीमेटली इक्विटी शेयर वाले। दे एंजॉय रिवॉर्ड्स एंड बियर द रिस्क ऑफ द ओनरशिप। बिल्कुल सही है। देखिए अगर कंपनी ने ज्यादा कमाया तो भी इक्विटी वालों का, नहीं कमा पाई तो भी रिस्क तो उन्हीं की है ना। भले ही वो बात अलग, एक्सपेक्टेशन होती है उनकी, लेकिन
रिवॉर्ड भी उनका है और रिस्क भी उनका है। दे आर पेड डिविडेंड ओनली आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बताओ इक्विटी वालों को सबसे पहले डिविडेंड मिल जाएगा कि आखिरी में मिलता है? आखिरी में। तो यही लिखा है कि उनको डिविडेंड तब मिलेगा जब प्रेफरेंस वालों को भी मिल जाएगा। एंड आफ्टर मीटिंग फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी अपनी भविष्य की नीड देख लेगी कि भविष्य में और पैसों की जरूरत तो नहीं है। अगर और जरूरत होगी तो कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड कम बांटेगी या नहीं बांटेगी, और कंपनी में वो पैसा दोबारा इन्वेस्ट कर देगी, जिसको रिटेन अर्निंग हम लोग बोल रहे थे। दूसरा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इट रिप्रेजेंट द इन्वेस्टमेंट मेड बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इनका नाम प्रेफरेंस क्यों होता है? क्योंकि इनको प्रेफरेंस मिल रही है ना, एज कंपेयर टू इक्विटी इनको प्रेफरेंस मिलती है, इनको डिविडेंड पहले मिलता है। एज कंपेयर टू इक्विटी इन द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इनको कैपिटल पहले वापस होगी एज कंपेयर टू इक्विटी। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एज द नेम सजेस्ट इंजॉय करते हैं प्रेफरेंस ओवर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड जो हम इनको पे करते हैं आमतौर पे वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, पहले ही हम लोग रेट तय कर लेते हैं। तीसरा है बेटा रिटेन अर्निंग। पढ़ के देखो क्या लिखा है। इट रिप्रेजेंट्स अर्निंग नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर। वो पैसा जो कंपनी ने कमाया लेकिन शेयर होल्डर्स में एज अ डिविडेंड नहीं बांटा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो है रिटेन अर्निंग। फर्म में रिटेन अ पोर्शन। हो सकता है आपने 2 लाख रुपए इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कमाए, उसमें से 1.5 लाख रोक लिए, बाकी दे दिए, या पूरा भी रोक सकते हैं। तो एक फर्म में रिटेन पोर्शन भी रोक सकते हैं, होल भी रोक सकते हैं ऑफ इट्स प्रॉफिट, एंड अपने फाइनेंस, अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए यूज कर सकते हैं जैसी जरूरत है। अगर आपको जरूरत नहीं लग रही है तो पूरा बांट दो, क्या करोगे रोक करके। ठीक है। बोरोड कैपिटल में डिबेंचर। डिबेंचर कैपिटल एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है काहे के लिए, लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल को रेज करने के लिए। डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर होते हैं और उनको फिक्स रेट पे हम ब्याज देते हैं। डिबेंचर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर भी हो सकते हैं। सर ये क्या होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर? बताओ कन्वर्टेबल पहले बताओ। क्या बात है, ज्ञानी बच्चे हैं। जो फ्यूचर में शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं वो कन्वर्टेबल, और जो कन्वर्ट नहीं हो सकते वो नॉन कन्वर्टेबल। आइए पढ़ के देख लेते हैं। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, दीज आर स्ट्रेट डेट इंस्ट्रूमेंट कैरिंग अ फिक्स रेट एंड हैव ए मैच्योरिटी पीरियड ऑफ से 5 to 9 ईयर। ये एग्जाम्पल है, ये याद करके मत बैठ जाना कि इतना ही होगा। तो कह रहा है ये फिक्स रेट पे हम स्ट्रेट डेट है जिनकी मैच्योरिटी पीरियड है, टाइम बाद जो भी मैच्योरिटी हो गई पैसा इनका वापस कर देंगे। इफ इंटरेस्ट इज एक्यूमुलेटेड, अगर इंटरेस्ट हम टाइमली नहीं देते जा रहे, एक्यूमुलेट हो रहा है, टोटल होता जा रहा है, तो वापस करना है, ब्याज देना होगा कि नहीं देंगे? ब्याज देंगे। इट हैज टू बी पेड बाय द कंपनी बाय लिक्विडेशन ऑफ इट्स एसेट। जरा सुनिए, डिबेंचर वालों का जो ब्याज होता है, इंटरेस्ट, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता होगा कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आप कमाए ना कमाए उनको तो ब्याज चाहिए। सेम तरीके से बैंक से लोन लेके उनको तो ब्याज चाहिए। तो कह रहे हैं आप ब्याज अगर नहीं दे पा रहे, ब्याज एक्यूमुलेट होता जा रहा है, तो एसेट बेच करके ब्याज देना पड़ेगा। इसीलिए आपको सिखाया गया था लेवरेज वाले चैप्टर में कि देख समझ करके आप लेके आए, उतना ही लेके आए जितना इंटरेस्ट का बर्डन, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट का बर्डन आप झेल पाए। ज्यादा मत ले आए कि फिक्स कमिटमेंट ज्यादा कर दी, उतना कमाने के चांसेस ही नहीं है, तो डूब जाएंगे। तो लिखा है इफ इंटरेस्ट इज एक्यूमुलेटेड इट हैज टू बी पेड बाय द कंपनी बाय लिक्विडेशन ऑफ इट्स एसेट। इट इज एन इकोनॉमिकल मेथड ऑफ रेजिंग फंड। आमतौर पे थोड़ा कम ब्याज पे मिल जाता है। ठीक है। डिबेंचर होल्डर डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट, जाहिर सी बात है, एंड देयर इज नो डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप। हम डिबेंचर इशू करते हैं, क्या इससे इक्विटी शेयर होल्डर की ओनरशिप में कोई खतरा आता है? नहीं, नॉन कन्वर्टेबल है, ये कल को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट भी नहीं होंगे, तो इक्विटी शेयर होल्डर की ओनरशिप में कोई फर्क नहीं आ रहा। दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। लेकिन जहां पे हम बात करते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर की, तो कन्वर्टेबल डिबेंचर वो डिबेंचर हैं जो आप कन्वर्ट कर सकते हैं होली या पार्टली, किसमें? इक्विटी शेयर में, आफ्टर एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। समझ गए? उसके बाद आता है टर्म लोन फ्रॉम बैंक। टर्म लोन का मतलब एक समय के लिए हमने बैंक से लोन ले लिया, अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। मैनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स, आज की तारीख में तो सारे ही ग्रांट करते हैं मीडियम टर्म लोन फॉर ए पीरियड से 3 to 5 ईयर। देखिए बैंक का मेन व्यापारी काय का है, बैंक का बिजनेस किस चीज का है? लोन देता है, वो आपसे एफडी करवाता है, उस पे आपको ब्याज देगा और वो पैसे को किसी को लोन देगा। लोन के रेट थोड़ा ज्यादा रखता है, एफडी के रेट कम रखता है, वही जो बीच का बचा उसको खर्चे काट करके वही उसका फायदा है। तो कह रहा है बैंक्स लोन देते हैं
कॉमर्शियल बैंक यूजली प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस बिजनेस फर्म को इन द फॉर्म ऑफ लोन एडवांसेस बोल लीजिए या कैश क्रेडिट बोल लीजिए, सब शॉर्ट टर्म है। कैश क्रेडिट को हम लोग सीसी लिमिट के नाम से भी मार्केट में जानते हैं, या ओवरड्राफ्ट बोल लीजिए, सब लोन के ही तरीके, शॉर्ट टर्म लोन। बट नाउअडेज ज्यादातर कॉमर्शियल बैंक्स भी, मैंने आपको पहले ही बोला कि सभी ने शुरू कर दिया है, ऑल्सो स्टार्टेड टर्म लैंडिंग। टर्म लैंडिंग नाम समझिए, टर्म लैंडिंग, टर्म एक फिक्स टर्म के लिए हम आपको दे रहे हैं, 5 साल के लिए आपने हमसे पैसा लिया, 10 साल के लिए आपने हमसे पैसा लिया, टर्म के लिए, दैट इज लॉन्ग एंड मीडियम टर्म, एंड प्रोवाइड करते हैं नीड बेस्ड फाइनेंस डिफरेंट टाइम ऑफ पीरियड के लिए, जितने के समय के लिए आप चाहिए, जिस नीड के लिए चाहिए उस नीड के लिए आप लोन ले आइए। शादी करने के लिए लोन चाहिए मिल जाएगा, घर खरीदने के लिए लोन चाहिए मिल जाएगा, कार खरीदने के लिए चाहिए, पढ़ाई करने के लिए चाहिए मिल जाएगा, जिस चीज के लिए चाहिए वो सब मिल जाएगा, वैसा ही रेट है। इंटरेस्ट का रेट भी तो पर्पस के हिसाब से डिफर करता है। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देयर आर मेनी स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एस्टेब्लिश कर रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने, जो लॉन्ग टर्म लोन देते हैं रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिसमें से कुछ के नाम आपको बताए हुए हैं, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हो सकता है एमसीक्यू में आपसे फुल फॉर्म ही पूछ ले, कुछ ना मिले तो। ठीक है, तो जितने बजे से आप पढ़ रहे हैं ध्यान रखिएगा, थ्योरी का पोर्शन भी करीब करीब 50% रहेगा, ज्यादा ही रह सकता है, कम होने के चांसेस कम होते हैं। थ्योरी अच्छी खासी आती है तो थ्योरी में हो सकता है आपसे पूछ ले कि आप बता दो आईएफसीआई का फुल फॉर्म, तो 4 ऑप्शन आप सोच रहे होंगे, देख के बता देंगे, चारों इसी के ही बनेंगे कि आपको लगेगा यही फुल फॉर्म है, इसलिए ये याद करके जाइएगा घर से। तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया, आईडीबीआई का हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जितने हैं सब आप पढ़ लेंगे। इस सब का मेन फंक्शन क्या है, टू ग्रांट लोन फॉर ए लॉन्गर पीरियड टू इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, लॉन्गर पीरियड के लिए लोन देना, एस्टेब्लिशमेंट्स की मदद करना कि जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स की, लॉन्ग जिनका जेस्टेशन पीरियड मतलब कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो आज आप शुरू करें तो प्रोडक्शन शुरू होगा 4-5 साल बाद। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोचा आप पावर प्लांट लगा रहे हैं, बिजली बनाने की यूनिट, तो ऐसा तो है नहीं आज पावर प्लांट लगाना शुरू किया 2 दिन बाद बिजली बनना शुरू हो जाएगी, पिक्चर थोड़ी ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें लंबे समय के लिए पैसा चाहिए। अब इनमें दिक्कत क्या होती है, हमने पैसा तो आज ही लेना शुरू कर दिया, पैसा लेना आज ही शुरू कर दिया, हमारी कमाई कब होगी, जब पूरा 4-5 साल बाद प्रोजेक्ट तैयार होगा और बिजली बिकने लगेगी तब कमाई होगी। तो इन द मीन वाइल क्या होगा, तो हम ऐसी जगह से ही पैसा लाते हैं जो लॉन्ग टर्म जल्दी हमसे पैसा वापस ना मांगे, टू प्रोवाइड सपोर्ट, ताकि स्पीडी डेवलपमेंट हो पाए इकोनॉमी का, जनरल बैकवर्ड रीजन्स वगैरह में, ठीक है ना। आजकल तो आपने देखा है गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोन्स पे रेट कम करके रखे हैं, अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम है। क्यों, लोन के रेट कम होंगे तो क्या होगा, लोग ज्यादा व्यापार करेंगे, बिजनेस ज्यादा बनेगा, स्किलफुल इंडिया बनेगा, बिजनेस खुलेगा तो वो अपने साथ बहुत लोगों को क्या दे करके जाएगा, एम्प्लॉयमेंट दे करके जाएगा। टू ऑफर स्पेशलाइज सर्विसेज ऑपरेटिंग इन द एरिया ऑफ प्रमोशन, प्रोजेक्ट असिस्टेंस, टेक्निकल असिस्टेंस, ये सब भी काम करें आजकल शुरू कर दिया गया है। फॉरेन सोर्सेज से भी ला सकते हैं, फॉरेन सोर्सेज ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट in meeting long-term financial needs of business of the India. These usually take form of external borrowings या foreign investment deposit from NRI, तो बाहर से भी आप ले सकते हैं, बाहरी वालों का बहुत पैसा होता है। कोई डाउट किसी को? अब बात आती है चैप्टर का नाम क्या था, बहुत बड़ा था, छोटे में क्या बोल ले, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए भाई साहब शुरू करा जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिक्वायर्ड रेट, अंडरलाइन कर लीजिएगा, cost of capital is the required rate of return that a firm must achieve in order to cover cost of generating funds in the marketplace। जरा सुनिए, मैंने आपके साथ एक एग्जाम्पल लिया था, मैंने कहा मैं अलग अलग सोर्सेस से पैसा लाने वाला हूं पेन बनाने के बिजनेस के लिए, और मैं जो अलग अलग सोर्सेस से पैसा लाऊंगा उसकी जो एवरेज कॉस्ट आ रही है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आ रही है अलग अलग सोर्सेज की एवरेज, वो 14% है, और मैं उस पैसे से पेन बनाने वाला हूं और पेन पे मैं कमाऊंगा 10%। तो आपने मेरे को मना कर दिया था कि सर ऐसा व्यापार मत करिएगा क्योंकि नुकसान हो जाएगा, यानी आप ये कहना चाह रहे थे, आप देखिए कई बार कुछ कहते नहीं लेकिन मेरे को लगता है आप कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे थे कि जितनी आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रही है कम से कम उतना तो कमाना पड़ेगा, बल्कि उससे ज्यादा ही कमाना पड़ेगा, नहीं ज्यादा तो कम से कम उतना। कह रहे कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो मिनिमम रेट है
जो एक कंपनी को, एक बिजनेस को कमाना चाहिए, नहीं कमा पाएगी तो जहां से पैसा लाए हैं उनकी एक्सपेक्टेशन कैसे मीट करेंगे, उनको कैसे ब्याज देंगे, उनको कैसे डिविडेंड देंगे। पढ़िए, अब लाइन समझ में आ जाएगी। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है दैट अ फर्म मस्ट अचीव, जितना तो कम से कम कमाना है इन ऑर्डर टू कवर कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग फंड, ताकि जो फंड आपने जनरेट करे उसकी कॉस्ट कवर हो जाए, जो मार्केट से आप पैसा लाए हो मार्केट प्लेस से उसकी कॉस्ट कवर हो जाए, उसके लिए कम से कम उतना तो कमाना पड़ेगा। तो जितनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आती है कम से कम उतना कमाना है। इट इज यूज टू इवेलुएट, कह रहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम क्यों यूज करते हैं, इवेलुएट करने के लिए। क्या? नए प्रोजेक्ट्स इवेलुएट करने के लिए। नए प्रोजेक्ट्स इवेलुएट करने का मतलब कि हम नया प्रोजेक्ट शुरू करें कि नहीं, बिजनेस करें कि नहीं। मैंने आपको बताया कौन सा चैप्टर सिखाएगा कि बिजनेस करें कि नहीं, इन्वेस्टमेंट करें कि नहीं करें, कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट सिखाएगा, नया प्रोजेक्ट इवेलुएट करना सिखाएगा कि नए प्रोजेक्ट्स में कितना पोटेंशियल हमें करना चाहिए कि नहीं। बट उसके लिए क्या चाहिए होगा हमें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बिना कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हम कैसे कंपेयर करेंगे। मान लो एक प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट हमको लग रहा है वो हमको 20% का रिटर्न दे देगा। अब आपको देखने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा, नहीं अभी तो आपने डिसीजन गलत लिया। आप इसको कंपेयर करिए कि उस प्रोजेक्ट के लिए पैसा जहां से आएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है। मान लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20 से कम है, 15% की, तो व्यापार अच्छा है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20 से ज्यादा है तो व्यापार खराब। जब भी कंपैरिजन होता है तो कंपैरिजन होता है ना किसी चीज का। तो इट इज यूज टू इवेलुएट न्यू प्रोजेक्ट्स ऑफ ए कंपनी एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैसे यूज करते हैं, हम मानते हैं उसको मिनिमम रिटर्न की, कम से कम इतना तो कमाना पड़ेगा दैट इन्वेस्टर एक्सपेक्ट, जो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन है फॉर प्रोवाइडिंग कैपिटल टू द कंपनी। दस ये एक बेंचमार्क है न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए जो हमें मीट करना है। जैसे आपके एग्जाम के लिए बेंचमार्क है कितना, 40 मार्क्स आपको इंडिविजुअल चाहिए और 50 एग्रीगेट चाहिए। तो ये एक बेंचमार्क ही तो है, इससे कम पे आपको डिग्री नहीं मिलने वाली। मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपने आप रीड कर लो एक बार जल्दी से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न दैट ए फर्म मस्ट अर्न ऑन इट्स प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट। अपनी जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, जो पैसा लाए हो उसको जो पेन में लगाने जा रहे हो, तो पेन से कम जितनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उतना तो कमा लो ताकि मेंटेन कर पाओ अपनी मार्केट वैल्यू। जरा बताना, अगर हम कम कमाएंगे तो मेरी मार्केट वैल्यू कैसे खराब हो जाएगी। अभी आपको समझाया था, अगर आप कम कमाएंगे तो लोगों की, इन्वेस्टर की, इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन नहीं मीट होगी। जब उसकी एक्सपेक्टेशन, उसको तो आखिरी में बचा कुचा मिलता है, उसको तो आखिरी का खाना मिलता है। तो आपको पहले से ही देखिए, घर में जब खाना बनता है तो हो सकता है कुछ लोग आखिरी में खाते हो, ठीक है ना। तो पहले से उतना बनाना पड़ता है ना कि आखिरी वाले को भी ऐसा ना हो कि भूखे पेट सोना पड़े, तो उसको आखिरी में मिलता है। अब उसके लिए अगर बचेगा नहीं तो वो नाराज हो जाएगा, वो बेचेगा शेयर, आपकी मार्केट वैल्यू खराब कर देगा, ठीक है। तो इज्जत कमाने में समय लग जाता है, बिगड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न दैट ए फर्म मस्ट अर्न ऑन इट्स प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन इट्स मार्केट वैल्यू एंड अट्रैक्ट फंड्स। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे जो बिलोंग करता है किसके लिए, इक्विटी वालों के लिए, डेट के लिए, रिटेन अर्निंग के लिए, लोन के लिए, प्रेफरेंस वालों के लिए, सभी कुछ के लिए। ऐसा नहीं यही तीन केवल। इफ ए फर्म फेल्स टू अर्न रिटर्न एट द एक्सपेक्टेड रेट, अगर आप एक्सपेक्टेशन जितनी थी उतना नहीं कमा पाए तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स विल फॉल एंड इट विल रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ ओवरऑल वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे कम हो जाएगी, जब शेयर के दाम कम होना शुरू होंगे तो उनकी वेल्थ तो अपने आप ही कम हो गई, ठीक है। आपका होमवर्क क्या रहेगा, बहुत देर से आप चाह रहे थे कि आपको बस होमवर्क दे दिया जाए। डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग अलग सज्जन लोगों ने, ज्ञानी लोगों ने बोली है, पढ़ के आइएगा, फिर उसके बाद तो हम लोग अपना पढ़ेंगे। बस आप डेफिनेशन इतनी पढ़ाइएगा और जो पढ़ाया वो रिवाइज कराइएगा, ठीक है। थैंक यू।